नमस्कार मित्रों। सुशीला टकभोरे की किताब आत्मकथा शिकंजे का दर्द का यह अब मैं 7वां भाग बनाने जा रहा हूँ और आगे हम लोग पढ़ते हैं। उस समय हमारे सुख दुख के कोई मायने नहीं होते थे। होता वही था जो वर्णवादी समाज व्यवस्था को चलाने वाले चाहते थे। वर्णवादी जातिवादी लोगों ने कभी नहीं चाहा कि हम हिम्मत के साथ अपनी बात कर सकें। वे शोषक थे, हम शोषित थे। वे शासक थे, हम पीड़ित थे। वे इस परंपरा को बनाए रखना चाहते थे। जो विरोध विद्रोह की हिम्मत करता था उसे इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ता था। मतलब ये समझ लीजिए कि जो दलित समुदाय के लोग हैं वह शोषक वर्ग के लोग नहीं, वह शोषित वर्ग के लोग हैं। इसलिए कम्युनिस्ट मूवमेंट जो चल रहा है तो उन्हें भी, कम्युनिस्टों को भी यह समझने की ज़रूरत है कि दलित वर्ग के साथ हम कैसे सामंजस्य बैठा के आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। बहुत अभी हो क्या रहा है कि ये दलित समुदाय जो शोषित वर्ग है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं शोषक वर्ग के लोग। बहुत सारे दलित समुदाय के जो नेता हैं, लोग हैं, मजदूर हैं, वो अभी भी देखिएगा कि बीजेपी के साथ खड़े हैं या फिर कांग्रेस में हैं, है ना, या दूसरे दलों में हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि ये शोषित वर्ग के लोग हैं और हमें इन्हें अपनी तरफ लाना होगा, तभी हम आंदोलन को जीत सकते हैं। क्योंकि मजदूर वर्ग का जो है आपको 80% जो है दलित वर्ग से लगभग लोग आते हैं जो आज 2म दर्जे की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि हम दलित, आखिर ये विभाजन क्यों है? आखिर कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ दलित समुदाय के लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? वो सत्ता वर्ग के साथ गठबंधन बना लेते हैं, सब उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन मजदूर वर्ग के साथ क्यों नहीं आते हैं? तो यह हमें समझना चाहिए। ठीक है कि दलित वर्ग में से जो ऊपर उठे हुए जो नेता हैं वो थोड़े गद्दार किस्म के भी निकलते हैं कुछ लोग। जैसे आप कह सकते हैं कि रामविलास पासवान हो गए, आपका मायावती हो गई, ये सब क्या है? दलित वर्ग की नेता जरूर हैं लेकिन दलित वर्ग की राजनीति नहीं करती हैं। वो एक ढंग से जो है बीजेपी की गोद में खेलने वाले लोग हैं। अभी बिहार चुनाव में क्या हुआ है? जो दलित रामविलास पासवान के जो बेटे हैं उन्होंने देखिए किस ढंग से चाल चली। वो जो है नीतीश कुमार को हराने के लिए बीजेपी की गोद में बैठे हुए। तो एक ढंग से देख लीजिए कि ये जो दलित समुदाय के कुछ लोग हैं जो सत्ता के साथ जो है सुख भोग रहे हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, वो दलित समुदाय के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए, आरएसएस ने बैठा दिया, बैठे हुए हैं। तो लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि दलित समुदाय के जो अभी भी जो पिछड़े लोग हैं, 80% जो लोग हैं दलित समुदाय के अभी भी बहुत पिछड़े हैं, बहुत बुरी स्थिति में जीवन जी रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे मूवमेंट में लाएं, है ना, मजदूर वर्ग के आंदोलन के साथ उनको कैसे जोड़े, यह हमें सोचना चाहिए। यह एक ढंग से ने लेखिका के इस वक्तव्य से जो है निष्कर्ष निकल के हम लोग के लिए आ रहा है, हम लोग को सीखने के लिए आ रहा है। आगे लेखिका लिखती हैं कि हमारे पूर्वजों का यह डर और संस्कार ही हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पंगु बनाकर रखता रहा। नानी डरती थी इसलिए माँ डरती थी, इसलिए मुझे भी डरा कर रखा गया था। यह क्रम सदियों से चल रहा था। शंकर भैया नहीं डरते थे, इसका अंजाम उठाना पड़ा। मैट्रिक के बाद होशंगाबाद के नर्मदा महाविद्यालय के विज्ञान विभाग में एडमिशन करवाया था। 8 दिन के अंदर रैंकिंग शुरू हुई। कॉलेज के लड़कों को पता चला शंकर लाल धामरी किस जाति का है। वे जानबूझकर शंकर के खुट्टे खाने लगे। रैंकिंग के बहाने उन्होंने शंकर को बहुत सताया। शंकर भैया बहुत परेशान हो गए। तब उन्होंने कॉलेज के कई लड़कों को बहुत पीटा। क्या गलत किया था उन्होंने? एक परंपरा को तोड़ा था। हमेशा हम ही मार क्यों खाते रहे? हम भी उन्हें मार सकते हैं, मगर यह अपराध माना गया। इसके बाद वे कॉलेज में नहीं रह सके थे, अपने घर बानापुरा लौट आए। मतलब कि वो कॉलेज में उन्हीं को जो है दोषी मान करके जो है उनको प्रताड़ित किया गया और उनको दंडित किया गया। नतीजा ये हुआ कि वो कॉलेज से निकल गए। और आगे लेखिका कहती हैं कि वो कभी पढ़ नहीं सके, वो ऐसे ही मजदूर बन के रह गए। उनके अंदर संभावनाएं थी कि वे आगे बढ़ सकते थे, लेकिन रैंकिंग के कारण जो है वो आगे पढ़ नहीं सके। तो ये होता है। देखिए कि दलित वर्ग के
ऐसे तो सभी के साथ होता है, लेकिन चूंकि दलित वर्ग के लोग जो थोड़ा उनके अंदर एक परंपरा से जो डर बैठा होता है ना, उस डर के कारण वो बहुत विरोध नहीं कर पाते हैं। और अपर कास्ट के लड़कों के अंदर ऐसे ही अहम भावना उनके अंदर होती है जाति के कारण, तो ऐसे दलित समुदाय के लोग के जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो ज़्यादा ही मिसबिहेव करते हैं। मैं भी अपने कॉलेज में जब गया था तो मेरे साथ भी शुरुआत में रैगिंग हुई थी, तो मैंने तो डट कर इसका विरोध किया था। हमारे जो सीनियर छात्र थे उनका मैंने विरोध किया था। मेरे साथ एक और 2-3 लड़का था, साथ खड़ा हो गया, तो वो ज़्यादा नहीं कर पाए। लेकिन हमने उसी दिन हमने दूसरे पॉलिटिकल साइंस का एक छात्र को मैंने देखा कि वो आगे बैठने को सवाल को लेकर के जो है, वो जो हॉस्टल के छात्र थे उन्होंने उनके साथ रैगिंग किया और वो आगे बैठने के सवाल को लेकर के जो है उनको इतना मारा कि बेचारे आगे बैठ गए थे। और उनका कहना था कि हॉस्टल वाले छात्रों का कहना था कि हम लोग के लिए वो रिजर्व है, वहाँ पर पहले आगे नहीं चलेगा, वो हम लोग के लिए रिजर्व है। और इतना मारा कि बेचारा उसका सर फूट गया और क्या क्या हुआ उसके साथ। उसके बाद फिर उसने कॉलेज छोड़ दिया। तो वास्तव में रैगिंग के बहुत मैंने सरकार ने भी एक कदम उठा रखा है रैगिंग के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न कॉलेजों में जो है आज भी रैगिंग चलता है। तो यह खत्म होना चाहिए, रैगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि सहयोग की भावना होनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो हमारे सीनियर छात्र हैं, अगर वो हमारे मान लीजिए आते हैं जूनियर छात्रों से मिलने के लिए, तो उनका सहयोग करना चाहिए। उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि देखिए यदि आपको कोई दिक्कत हो, किसी ढंग की परेशानी हो, तो हम आपकी मदद करेंगे। एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, ना कि एक अहंकार की हम सीनियर हैं तो हमसे तुम दब के रहो, हमसे मुड़ी नीचे करके बात करो। ये सब क्या है? बेचारे देखिए, एक व्यक्ति जिसके अंदर संभावना थी उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्योंकि वो डरते नहीं थे, थोड़ा साहसी थे, वो लड़ गए, मारा उन्होंने उससे एक बदले में। लेकिन प्रशासन को जिम्मेवारी थी कि वो उन लड़कों को दोषी करार दे और उनको दंडित करे, लेकिन शायद उनको नहीं किया गया और इन्हीं को किया गया। नतीजा ये हुआ कि पढ़ नहीं सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं लेखिका। आगे लेखिका बताती हैं कि बारिश के समय टूटे कबेलुओं से गिरती एक एक के धार के नीचे हम गिलास, लोटा, थाली, हांडी, गागर रखते। बर्तन भर जाने पर मैं पानी फेंक कर फिर से रखती। रात भर पानी बरसता, तब पानी घर में बहता रहता। दीवारें और जमीन सब गीले हो जाते, सब तरफ गीला गीला लगता। ओढ़ने बिछाने के, पहनने के सब कपड़े गीले हो जाते। जलाने की लकड़ियां गीली हो जाती। मिट्टी की दीवारें पानी में लगातार भीगने पर फसक कर टूटने लगती और मकान गिरने का भय होता था। आंगन और घर के आसपास की चिकनी काली मिट्टी पैरों में चिपकती। कई बार हम चिकनी मिट्टी में फिसल कर गिर जाते थे। कीचड़ पानी में रहने से पैरों में कंजली खुजली हो जाती थी। ऐसे कष्ट उठाते हुए हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाती। तब महीनों तक खांसी, खोखला और सर्दी जुकाम की तकलीफ चलती रहती। डॉक्टरी इलाज के लिए रुपए नहीं रहते थे। माँ घरेलू इलाज से हमारी तबीयत ठीक करती। कभी हल्दी लौंग खिलाती, कभी तुलसी के पत्तों का गाढ़ा पिलाती थी। ये होता है गरीब घर की स्थिति, कि जहाँ पर उनके एक रहने की व्यवस्था नहीं, ठीक से मकान नहीं उनका। मकान बरसात में जो है मकान चूने लगता था, तो कह रही है कि तरह तरह के बर्तन जो है हम लोग रखते थे और वहीं उसी में हम लोग जमा करते थे, यानी रात भर सोते नहीं थे। और कीचड़, चूंकि आंगन में पूरा कीचड़ हो जाता था तो उसमें फिसलते थे तो गिरते भी थे। कई दिन तक जुकाम होता था, बीमार रहते थे। ये है गरीबी। मैंने भी अपने जीवन में देखा है। मेरा भी घर जो था वो फूस का बना हुआ था। ये सब मेरे साथ भी घटा है। मुझे भी अभी भी याद है ये सब कुछ, कि हम लोग भी रात भर नहीं सोते थे। फूस का घर था हम लोग का भी चूता था तो हम लोग भी बर्तन यहाँ वहाँ रखते थे। कहीं पॉलीथीन टांगते थे तो अचानक पॉलीथीन में जब पानी भर जाता था तो अचानक पूरा पानी गिर जाता था देह पर ही। नींद ऐसे ही झुकते झुकते रात भर हम लोग ऐसे ही परेशान होते थे। पानी निकालते, कटोरा पानी फेंकना है, अगर वो नींद आ गई तो फिर वो पानी पूरा जो है बिस्तर में आ जाता था। बहुत बुरी स्थिति थी। वास्तव में ये जीवन मैंने भी झेला है। हमारे घर में भी बहुत बुरी स्थिति थी। तो लेखिका का जीवन देखिए कि किस ढंग से है कि उनके स्थिति इतनी बुरी है कि वो जो है ठीक से जो है वो रह भी नहीं पाते।
तो सोचिए कितनी गरीबी में लेखिका जी रही थी। यह हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। आगे लेखिका लिखती हैं कि हमारी ज़रूरतों और पढ़ाई के खर्च की अहमियत को समझते हुए माँ डाक बंगले में झाड़ने बुहारने की प्राइवेट नौकरी करने लगी थी। घर खर्च और पढ़ाई के खर्च की जिम्मेदारी माँ उठाती थी। बड़े भाइयों की पढ़ाई में भी अधिक खर्च होता था। किताब, कॉपी, पेन पेंसिल का खर्च था। तब माँ क्या करती? बड़े भैया की पढ़ाई और नौकरी के लिए माँ ने अपने गहने भी बेच दिए थे। पिताजी घर परिवार का खर्च और जिम्मेदारी उठाने के लिए यथाशक्ति सहयोग देते थे। जरूरत होने पर भी वे अपने लिए कोई वस्तु या कपड़ा कई महीने तक नहीं खरीद पाते थे। एक बार माँ ने पिताजी की फटी बनियान फैलाकर देखते हुए कहा था, अब तो पहनने लायक भी नहीं रही, पता नहीं कब नई बनियान लेने होगो। उस दिन मैंने माँ के दर्द और पिताजी के कष्टों को बहुत गहराई के साथ महसूस किया था। कितने कष्ट सहे थे हमने। देखिए कितनी बुरी स्थिति में जीवन व्यतीत करते हुए लेखिका आगे बढ़ी हैं। यह हमें समझने की ज़रूरत है कि माँ बाप कैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है कितना कष्ट झेलते हैं। बहुत बहुत कष्ट झेलते हैं। मेरी माँ भी जो है दूसरे के घर में दूसरे की ये क्या मिल में जा कर के काम करती थी, कभी सब्जी बेचती थी, दुकान चलाती थी। बहुत कष्ट मुझे भी मुझे याद है। मुझे अपनी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये सब चीज़ याद आती हैं मुझे भी कि ऐसी स्थिति थी हमारे घरों में भी। तो लेखिका के घर में भी ये स्थिति थी और इतनी बुरी स्थिति में लेखिका जो है पली बढ़ी। तो फटी बनियान भी वो जो है नहीं खरीद पाती। गरीबी के कारण बहुत ही बुरी स्थिति थी। तो हमें समझना चाहिए कि गरीबी जो है किस ढंग से जो है एक इंसान को तोड़ता है। इसलिए आरक्षण पर जो बवाल मचाते हैं उन्हें समझना चाहिए कि जब जीवन स्थिति दोनों की समान नहीं है तो कैसे आप समझते हैं कि एक ही कंपटीशन में जो है उन दोनों को बैठाया जा सकता है। और दोनों का कहते हैं कि समान अगर स्थिति नहीं है, दोनों की समान कंडीशन नहीं है, आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं है, तो कैसे फाइट करेंगे वो। एक मोटा लड़का है, एक खाता पीता लड़का है, एक दुबला पतला लड़का है। दोनों को अगर हम खड़ा कर दें एक ही लाइन में और दौड़ाएं दोनों को, तो और कहें कि फलना जगह जा करके तुमको छू के आना है किसी चीज़ को, तब जो छू के पहले आएगा वो जीत मान लिया जाएगा कि वह जीत गया। तो ये रेस जो है वो हो जाने के बाद तय नहीं होगा कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि ये पहले तय है कि कौन जीते और कौन हारा, क्योंकि दोनों की स्थिति समान नहीं है। एक को बढ़िया खाना पीना मिला, एक को कुछ नहीं मिला है। इसलिए आरक्षण है कि इन लोगों को थोड़ा सा ऊपर उठाने की जरूरत है, उनको थोड़ा सहारा देकर ऊपर उठाने की जरूरत है। हालांकि आरक्षण से इनकी पूरी जिंदगी नहीं सुधर सकती है। ये आरक्षण एक राजनीतिक एजेंडा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि थोड़ा ही सही, लेकिन ऐसे कुछ लोगों को तो ऊपर उठने का मौका मिलता है। मुझे भी खुद आरक्षण के कारण थोड़ा सा फायदा हुआ है। अगर नहीं होता तो मैं फैक्ट्री में काम कर रहा होता, अगर मुझे नहीं मिलता काम पढ़ने ये करने के लिए। तो ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए आरक्षण पर जो बवाल मचाते हैं उन्हें समझना चाहिए। उन्हें उनके अंदर अगर मानवीय संवेदना है तो इसको जो है बहुत पॉलिटिकल मामला नहीं बनाना चाहिए। हालांकि पॉलिटिकल ही है, लेकिन ये नीचे के तबके की भलाई के लिए है, दलित वर्ग की भलाई के लिए है, ताकि वो भी सत्ता में आ सके, वह भी उनकी भी आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी हो सके। इस पर विशेष बात मैं बाद में करूंगा, अभी इतना ही। अब इसके आगे जो है हम लोग फिर बात करेंगे। नमस्कार।